Hello everyone, my name is Dr. Ashmita Chahal and I'll be continuing veterinary pathology with you all. So let's start with the general pathology से start करते हैं. Introduction है, basic questions जो introduction में आ जाते हैं छोटे मोटे वो आएंगे इसके अंदर. सबसे पहले रहेगा examination of dead animals is known as anyone फ्रॉम यू ऑल कैन हु कैन आंसर कि क्या बोलते हैं डेड एनिमल जो होता है उसको एग्जामिन करते हैं तो क्या बोला जाता है. नेक्रोप्सी. राइट, नेक्रोप्सी बोलते हैं उसको. ऑटोप्सी क्या रहती है? ह्यूमन का जो होता है. सॉरी, ऑटोप्सी होता है जब ह्यूमन बींग्स का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑटोप्सी. वेयरएज जब एनिमल्स का किया जाता है तो उसको नेक्रोप्सी बोलते हैं. बेसिकली मीनिंग दोनों चीजों का सेम है. देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जहां हो सकता है वहां वो यही हो सकता है. किसी को अगर ऑटोप्सी का मतलब पता है कॉमन सेंस के थ्रू तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा कि नेक्रोप्सी क्या था, ऑटोप्सी क्या था. तो ऑटोप्सी रहेगा ह्यूमन बींग्स का पोस्टमार्टम एंड नेक्रोप्सी रहेगा एनिमल्स का पोस्टमार्टम. वेरस माइक्रोस्कोपी क्या होती है? जब भी किसी चीज को, किसी टिश्यू को स्टडी किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप, लैब टेक्निक्स के थ्रू जब हम स्टडी करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी. ऑटोप्सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ह्यूमन बींग्स का जब पोस्टमार्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज ओटोप्सी. वेर एज माइक्रोस्कोपी रहती है, लैब की टेक्निक्स जो है वो यूज करी जाती है फॉर एग्जामिनिंग द टिश्यूज. बायोप्सी क्या रहता है? सैंपलिंग ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर डायग्नोसिस. जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, एनिमल इज लाइव, कोई लाइव एनिमल है, उससे जब टिश्यू का सैंपल लिया जाता है और फिर उसको डायग्नोस किया जाता है, दैट इज बायोप्सी. सो क्वेश्चन देखो किसी भी तरीके से पुटअप हो सकता है. यहाँ तो नेक्रोप्सी था बट ये तीनों टर्म्स जो है इनके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे. सो ये पता होना चाहिए कि ये सब क्या है. Just give me a minute, please. I've added references also with each question so that it becomes easy for you कि कहाँ से आंसर आया है, आंसर क्रॉस चेक करना है कि सही है या नहीं. तो मोस्टली जो आंसर्स रहेंगे वो जेल वेगड़ से रहेंगे या फिर शास्त्री से रहेंगे, दैट इज घंटी शास्त्री. ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से हैं. कुछ जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हो सकता है क्विन कार्टर से भी हो. नेक्स्ट इज एन एनिमल एक्सक्रीटिंग पैथोजेंस विदाउट सिम्टम्स इज कॉल्ड एज. कैरियर. सॉरी, डी ऑप्शन में. हाँ राइट, वेरी गुड, इट्स कैरियर. करेक्ट आंसर रहता है कोई भी एनिमल जिसमें कोई क्लिनिकल साइंस नहीं आ रहे हैं, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी वो पैथोजन को एक्सक्रीट कर रहा है, मतलब जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको एक्सक्रीट आउट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैरियर. और रिजर्वॉयर क्या होता है? रिजर्वॉयर होता है पैथोजन को ना नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए. वो उस एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट उसका, बेसिकली उसका घर है जहाँ पे वो मल्टीप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजर्वॉयर. जैसे मस्किटोज होते हैं, मस्किटोज नेचुरली किस एनवायरनमेंट में हार्बर करते हैं? पानी के अंदर नेचुरली हार्बर कर रहे हैं, वहां कुछ नहीं, डिजीज नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं पानी के अंदर कोई, बट वो उसका रिजर्वॉयर हो गया. कैरियर रहता है, खुद तो बीमार नहीं होगा, कोई साइंस नहीं आएंगे, कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, बट क्या करेगा, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसको शेड करता रहता है खुद के अंदर से. एंड उस शेडिंग की वजह से क्या होगा, जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होने लग जाता है टू डिफरेंट अदर एनिमल्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट ऑप्शन था सेंटिनल. सेंटिनल एक थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है, यूजुअली यूज नहीं होती है. ये तो देख लो फिर ये क्या चीज है. जब किसी एनिमल को हम यूज करते हैं डिजीज के प्रेजेंस को मॉनिटर करने के लिए, कि किसी लेट्स अज्यूम किसी एक पर्टिकुलर एरिया से हमने एक एनिमल उठा लिया और उसके अंदर डिजीज प्रेजेंट है उस एनिमल के अंदर, तो हम उस डिजीज को स्टडी करने के लिए उस एनिमल को मॉनिटर करते रहें, उस एरिया की डिजीजेस को स्टडी करने के लिए उस एनिमल को मॉनिटर करते रहें, उसको बोला जाता है सेंटिनल. देन देयर इज होल्डर. होल्डर कोई एज सच टर्म नहीं है, ये सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए टर्म है, बिकॉज कैरियर लुक्स लाइक कि जैसे तो होल्डर एंड कैरियर थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, होल्ड करके रख रहा है किसी चीज को, बट इट इज नॉट अ टेक्निकल टर्म. सो ये सेकंड क्वेश्चन वी हैव कवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज इज शॉर्ट एंड इट लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स टू 48 आवर्स. कहने का मतलब है कि डिजीज जो है ना वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए हो रही है एंड बस कितने टाइम के लिए रह रही है, कुछ घंटों से लेके 48 आवर्स तक, मतलब कि 2 दिन, अंदाजा 2 दिन के लिए रह रही है.
तो उस डिजीज को कौन सा डिजीज बोलेंगे? पर एक्यूट। पर एक्यूट में। राइट, वेरी नाइस। पर एक्यूट डिजीज रहता है वो। एंड व्हाट इज एक्यूट डिजीज, एनीवन? कि कितना टाइम में होती है एक्यूट? अप टू ए वीक। सॉरी? फॉर ए वीक। फॉर वीक, राइट। पर एक्यूट जो है वो करेक्ट आंसर है। ये पता है बहुत ही जल्दी ऑनसेट होगी, पता भी नहीं चलेगा। सडनली लास्ट नाइट द एनिमल इज परफेक्टली फाइन एंड नेक्स्ट डे डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए होगी। एंड कितना टाइम पीरियड तक रहेगी? अंदाजा 2 दिन तक रहेगी। नेक्स्ट, क्लिनिकल साइंस जो रहते हैं ना इसके, वो बहुत सिवियर होते हैं। कोई डिजीज है जो इतनी जल्दी हो रही है तो ऑब्वियसली उसके साइंस एंड सिम्टम्स भी सिवियर होंगे। एंड इसके अंदर क्या होता है ना, ये जो ह्यूमन बॉडी है उसको टाइम ही नहीं मिलता है कि वो रिस्पॉन्स कर सके। इम्यून सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली काम ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो डेथ होने के चांसेस होते हैं पर एक्यूट डिजीजेस के अंदर वो सबसे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है एक्यूट, जो दूसरे ऑप्शंस थे, इनसे भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो सब आप मेक श्योर सब ऑप्शंस आपको पता हो कि क्या होते हैं। एक्यूट डिजीज जो होती है वो फ्यू डेज से लेके टू अ वीक, समबडी ऑफ यू आंसर्ड कि 1 हफ्ते तक रहती है। यू वर राइट, कुछ दिन से लेके 1 हफ्ते तक का टाइम पीरियड जो होता है वो एक्यूट डिजीज का होता है। जो एक्यूट डिजीज होते हैं इसके भी कंपैरेटिवली साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं ना वो सिवियर ही होते हैं, बट एज कंपेयर टू पर एक्यूट थोड़े से कम होते हैं। सो सबसे पहले जो सिवियरिटी के लेवल पे होगी वो होगी पर एक्यूट। नेक्स्ट वुड बी एक्यूट डिजीजेस। इसके बाद आती है सब एक्यूट डिजीज। सब एक्यूट जो है उसकी सिवियरिटी जो है ना वो एक्यूट के कंपैरिजन में कम होगी, बट क्रॉनिक के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है? इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक का। नेक्स्ट होती है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज जो होती है ना ये बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलती है, जैसे कि कुछ हफ्ते, कुछ महीने, या इवन उससे भी ज्यादा टाइम पीरियड लग सकता है। स्टार्ट होगी एंड कंटिन्यू रहेगी वो बहुत लंबे टाइम तक। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ना, धीरे धीरे आने स्टार्ट होंगे एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव टिश्यू डैमेज कॉज कर देते हैं। पर क्रॉनिक डिजीज के अंदर एक चीज होती है, क्रॉनिक डिजीज के अंदर जो साइन सिम्टम्स आते हैं ना वो मोस्टली एक पॉइंट पे जाके सॉरी, एक पॉइंट पे जाके इरिवर्सिबल हो जाते हैं। वेर एज बाकी के अंदर क्या होता है, अगर वो चीज ठीक हो गई ना तो चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट, डिजीजेस विच अफेक्ट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स इन लार्ज एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी डिजीजेस होती हैं जो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स को अफेक्ट करेंगी इन लार्जर एरियाज? पहला ऑप्शन है स्पोराडिक डिजीजेस, नेक्स्ट इज एंजूटिक डिजीजेस, एंड नेक्स्ट वन इज, आई विल शो यू द नेक्स्ट ऑप्शंस, एपिजूटिक डिजीजेस एंड एंडेमिक डिजीजेस। इसका इपिजूटिक में। करेक्ट आंसर रहेगा एपिजूटिक डिजीजेस। एपिजूटिक डिजीज क्या होती है ना कि एक बहुत बड़े एरिया को कवर करेंगी एंड उस एरिया के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को अफेक्ट करेंगी, सो दैट इज कॉल्ड एज एपिजूटिक। इसी का ना एक दूसरा नाम होता है एपिडेमिक। ये जो नाम है ना एपिडेमिक, ये यूज होता है फॉर ह्यूमन बींग्स। एपिडेमिक जैसे कि लेटेस्ट कौन सा एपिडेमिक हुआ था, किसी को आइडिया कोविड। है कि रिसेंटली सबको ही एलएसडी। बहुत? सॉरी? लंपी। कोविड। एलएसडी। एग्जैक्टली, कोविड ह्यूमन बींग्स में जो था ना वो कोविड था, दैट वाज एन एपिडेमिक। बट अगर वैसा ही कुछ कोई ऐसी कंडीशन जो एनिमल्स में आती है, सो दैट इज कॉल्ड एज एपीजूटिक। जूटिक टर्म जहां पे यूज हो गया ना दैट इज फॉर एनिमल्स। एक है स्पोराडिक डिजीज। स्पोराडिक डिजीज, इट अकर्स ओकेजनली एंड इरेगुलरली, मतलब कि हैपेजार्ड मैनर में होती है। ऐसा नहीं है कि एक परसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली वहां पे चल ही रही है या पर्टिकुलर उन एनिमल्स के अंदर ही है। कभी कभी होगी और इरेगुलर पैचेस में होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रही है। क्या पता कुछ एनिमल्स में हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है। सो इट इज अ वेरी हैपेजार्ड मैनर। इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। It is very unpredictable. So that is this. Enzootic
एक इट इज अ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एनिमल पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल रीजन एट अ रिलेटिवली स्टेबल प्रेवलेंस। इसमें क्या होता है ना कि ये एक एरिया के अंदर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होती है। एनजूटिक, एनजूटिक इन एनिमल्स ही होगी, बट एक एरिया के अंदर स्टेबली रहेगी, जिसका हम पैटर्न जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको बोला जाता है एनजूटिक। सिमिलरली एनजूटिक जैसा ही एंडेमिक होता है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर होता है। एनजूटिक एंड एंडेमिक बोथ आर सेम, बस एंडेमिक में क्या है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर है, वेयर एनजूटिक में क्या है, वो एनिमल्स के अंदर है। स्पोराडिक था, हैप्पैजार्ड, कुछ अता पता नहीं है कहाँ हो रही है, किसमें हो रही है, किस टाइम पे होगी, दैट इज स्पोराडिक। वेयर एज एंडेमिक एंड एनजूटिक जो है वो स्टेबली प्रेजेंट है एक जगह पे। एपिडेमिक एंड एपिजूटिक जो था वो लार्ज पॉपुलेशन को कवर अप कर रहे हैं, एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया का। तो एपिडेमिक वाज इन ह्यूमंस एंड एपिजूटिक वाज इन एनिमल्स। The epithelium having secretory function is called as, कौन सा ट्यूबल सेल। एपिथेलियम होता है जिसका सिक्रीटरी फंक्शन होता है? नाम से पता चल जाएगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। राइट, ग्लैंडुलर। यार एक ही बंदा जवाब दे रहा है क्या कॉन्स्टेंटली? ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो कि सिक्रीटरी फंक्शन होता है। नाम से समझ में आ रहा है कि ग्लैंड्स जहां पे प्रेजेंट है उनका काम है सिक्रीशंस प्रोवाइड करना। सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज गोइंग टू डू द सिक्रीशंस। सिंपल एपिथेलियम का क्या काम रहता है? सिंपल एपिथेलियम सिर्फ एब्जॉर्प्शन के लिए या फिल्टरेशन पर्पसेस के लिए होता है। मोस्टली कहाँ कहाँ मिलता है सिंपल एपिथेलियम? जीआईटी। राइट, जीआईटी है, ब्लड वेसल्स हैं, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई क्या कर रहे हैं? फिल्टर कर रहे हैं। ब्लड वेसल्स क्या है? एब्जॉर्ब कर रही हैं न्यूट्रिएंट्स। तो सिंपल एपिथेलियम उन रीजन्स में मिलता है। स्ट्रैटिफाइड कहाँ मिलता है? स्किन। सबसे स्किन। इजी, स्किन पे प्रेजेंट है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। कोई सिक्रीशन नहीं हो रही, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एंड ऑब्वियसली डी इज नन ऑफ दीज, तो है ही नहीं, वो तो इनकरेक्ट हो ही गया।